मेरा मेरा सवाल यही था आपसे कि ये रिटॉरिक चलता रहेगा और ये कंगना वाला जो मसला है ये असल में है क्या, और बीजेपी क्या मेन मुद्दों से पब्लिक को भटकाने के लिए अब ये क्या पंजाब में उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों के को लेकर ज्यादा चिंतित होगी, या कश्मीर में उग्रवाद को लेकर ज्यादा चिंतित होगी, या जो मेन डेवलपमेंट एजेंडा है उस पर कुछ काम होगा, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने प्लम मिनिस्ट्रीज मांगी हैं, लोकसभा का स्पीकर पोस्ट मांगा है। आपको क्या लग रहा है सारे परिवेश में ये पंजाब और जो जम्मू कश्मीर का ये उग्रवाद को बढ़ाने की जो बात हो रही है, और दूसरा ये जो रिटोरिक है, क्या ये सरकार को चलने देगी या वैसे ही उसी स्टाइल से सरकार चलेगी जैसे पिछले 10 साल से चलती है? जी जी जी, आत्मजीत जी, आपने 3-4 सवाल एक इसमें जो आपने जो बात कही है इसके अंदर 3-4 सवाल हैं। नंबर 1 तो मोदी जी क्या पंजाब और ये जो कश्मीर की सिचुएशन जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उसको संभाल पाएंगे, या दूसरा ये कि इनके रेटोरिक्स बंद होंगे या नहीं होंगे, तीसरा ये कि ये जो इनकी अपनी एनडीए गठबंधन में जो ये हेड बने हैं अब, ये इसको संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। मैं सबसे पहले इनके रेटोरिक पे ही बोल दूं, क्योंकि सारी समस्या की जड़ इस देश में इनका रेटोरिक है, और जो न केवल इनका बल्कि इनके जो नेता, उनको ये फ्रिंज एलिमेंट कह के बड़े ही डिसमिस कर देते हो, बट दे आर नॉट फ्रिंज एलिमेंट्स। वो बिल्कुल इनके फोरफ्रंट पे बोलते हैं और उनको कहा जाता है बोलने के लिए। तो देखिए, जो रेटोरिक की बात है, आप मोदी जी 303 सीट से आज 240 सीट के ऊपर आ गए, और खुद अपनी सीट पे वो बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ी शर्मनाक जीत है उनकी, जो वो 1.5 लाख वोटों से कुल जीते हैं। तो उसके बावजूद भी उनके बोलने का रेटोरिक के ऊपर लगाम आज भी नहीं लगी है। आज आप देखिएगा, एनडीए के जो संसदीय दल की जो बैठक हुई, मोदी जी ने उसको, दैट वाज, वो एक एक्सेप्टेंस स्पीच थी आपकी, आप उसको इतना उन्होंने स्ट्रेच कर दिया कि बैठने वाला भी बोर हो जाए, इतना लंबा, और उसमें वो कांग्रेस को भी कोसने से बाज नहीं आए। तो आप, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको जरूरत है नीतीश और नायडू की, इसलिए आपने उनको साथ ले लिया है। अदरवाइज आपकी जो ऑल इंक्लूजन या इंक्लूसिवनेस है होनी चाहिए, जो आपके अंदर एक गठबंधन के लीडर के तौर पे, वो आपके अंदर है भी नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कि वो इनकलकेट कर पाएंगे अपने अंदर इस तरह की कोई एक ऐसा कि मैं सबको साथ लेके चलूं और गालियां देना बंद करूं। जब और वो जो बातें जो कर रहे थे, वो बिल्कुल वही बातें कर रहे थे जो वो चुनाव में कर रहे थे। उन्होंने नया क्या सुनाया? और आप सब दलों की बात कर रहे हैं और वहां आप अपना गुणगान लेके बैठ गए। तो उनके रेटोरिक इसी तरह चलते रहेंगे। देखिए, अब इसमें आपके पंजाब और ये कश्मीर वाला सिचुएशन पे आ जाते हैं हम, जो कल हुआ उसमें देखिए, ऑफिसर ने जो भी किया, वो एक सरकारी नौकरी में है, ऑफिसर और सुरक्षा में है, तो शायद उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि रेस्टोरेंट की ट्रेनिंग होती है कि वो उनको शी शुड हैव प्रैक्टिस, रेस्टोरेंट होना चाहिए था उनका बिहेवियर। उन्होंने उसको तथाकथित तौर पे, देखिए सामने मेरे कोई वीडियो नहीं है ना मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस है, अगर थप्पड़ मारा है तो जो भी उनके भावावेश में मारा गया होगा वो थप्पड़, तो वो शायद उसको ठीक नहीं ठहराया जा सकता एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर, लेकिन उसके बदले में उसको जो सस्पेंड कर दिया गया है या डिसमिस कर दिया गया है, आई एम नॉट श्योर, आप बता सकते हैं कि जो किया गया है वो एक, उसको एक थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको सोचा जाना चाहिए था, क्योंकि उसका जो ये जो अचानक जो उसको जो ये एक्सप्लोजन हुआ उसके अंदर, जो इमोशंस का उन कंगना रनौत को देख के, उसके पीछे बहुत सारे सोशल कारण हैं। उन सोशल कारण को एड्रेस किया जाना चाहिए था, उस ऑफिसर को काउंसलिंग में भेजा जाना चाहिए था, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए थी, या उनको रीट्रेनिंग जिसको कहा जाता है, पुलिस लाइन भेज दिया गया, तो उनको वहां ट्रेनिंग में भेजा जाना चाहिए था। ये कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि जिसको कि उसको तुरंत उनको निलंबित कर दिया जाए। तो लेकिन इसकी जड़ में हम तो एनालिसिस कर सकते हैं एज एन एनालिस्ट कि उस जो ऑफिसर थी उसको इतना गुस्सा क्यों आया, और वो उसने अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया। देखिए, इसके पीछे ये है कि पंजाब में इसका मतलब, जो किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने जिस ब्रुटैलिटी के साथ, जिस क्रूरता के साथ उस आंदोलन का दमन किया, किसानों के लिए कीलें ठोकी और उनके लिए रास्ते बंद कर दिए, 8 लेयर्स बैरिकेड्स लगा दिए, एज इफ कोई शत्रु की सेना चली आ रही हो। तो वो चीज जो किसानों को आपने, वो देश के नागरिक है, उनको सबको अधिकार है
शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का इस देश के संविधान ने दिया है, और आपने उनको घुसने नहीं दिया। उससे पंजाब के अंदर एक बहुत ज्यादा असंतोष और आक्रोश जो पैदा हुआ, वो कल की इस घटना से लगता है कि वो आक्रोश अभी भी अंडर द सरफेस उबल रहा है। और जो सरबजीत सिंह की जो जीत हुई है इतने भारी बहुमत से, वो उसी आक्रोश का मैनिफेस्टेशन है। सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके सचेत हो जाए और एड्रेस करे उस आक्रोश को। प्रधानमंत्री माफी मांगे। जो कंगना रनौत ने जो शब्द उसकी माता के लिए इस्तेमाल किए थे, उन्होंने केवल उनकी माता के लिए नहीं, सभी के लिए किए थे। उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मोदी जी से। वो आंदोलन जी भी कह रहे थे, मोदी की सरकार के लोग उनको खालिस्तानी और जो भी उनके जबान में आ रहा था, क्योंकि एक नई कल्चर चली है कि जो भी कोई सरकार के ऑपोजिशन में बोलता है या आलोचना करता है, उसको तरह तरह की नेमिंग शेमिंग पता नहीं क्या क्या और गंदे गंदे नाम उनको दिए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग और अर्बन नक्सल, व्हाटएवर, जिनको जो उनको गंदे से गंदा लगता है हिट करे। तो वो चीजें क्योंकि प्रधानमंत्री के वहां से ओरिजिनेट होती हैं, तो नेता पिकअप कर लेते हैं। और कंगना जो है, उनकी पर्सनैलिटी या बाय नेचर वो आउटस्पोकन है, मुंह ज्यादा बोलती हैं, और उनको ये नहीं पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बोलिए आप, लेकिन कुछ सब्सटेंशियल तो हो आपके बोलने में। अब तो लेकिन और हमने उसका देखा है अभी उनके चुनाव प्रचार के दौरान भी। तो आपका जो कश्मीर का भी आपने सवाल उठाया, कश्मीर में भी एक जो सेपरेटिस्ट जो लीडर हैं, वो जेल में बंद है, और उसके बावजूद भी वो उमर अब्दुल्ला जो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको हरा देते हैं। तो ये दोनों बॉर्डरिंग स्टेट हैं, एडजॉइनिंग स्टेट से, बहुत खतरे की घंटी है ये। अगर सरकार नहीं इसको समझती है तो बड़ा आगे समस्या ये बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मोदी जी इस चीज को संभाल पाएंगे। नंबर एक तो उनको तो ये लगता है कि मैंने 370 हटा के उनका अभिमान, उनका दम्भ क्रश कर दिया कश्मीरियों का, और किसान आंदोलन को ब्रूटली मैंने सप्रेस किया, उससे मैंने पंजाबियों का, सिखों का मानवर्धन कर दिया है। लेकिन वो हुआ नहीं है। वो जो रिजल्ट्स आए हैं लोकसभा के उन दोनों जगहों से 2-3 सीटों पे, वो बता रहे हैं कि वहां बहुत जबरदस्त लावा उबल रहा है जमीन के नीचे। ज्वालामुखी कब फटेगा उसका इंतजार करना होगा। लेकिन मोदी जी क्योंकि जो गठबंधन जो उन्होंने ले लिया है वो बिल्कुल उनके स्वभाव के विपरीत है, वो उसी को संभालने में लगे रहेंगे। उनका दिमाग किसी और समस्या में जाएगा नहीं, क्योंकि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर रही थी, जिसका कि मेंशन आज बार बार किया गया उस नेताओं की स्पीचेस में। तो वो जो उनको बराबरी करनी थी वो उन्होंने बराबरी कर ली है, और अभी वो वहां जमे रहना चाहेंगे ताकि इतिहास में दर्ज हो जाए। लेकिन ये जो दोनों समस्याएं जो आपने बताई हैं, इसके बारे में मैं तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी चिंतित थी, लेकिन कल की घटना ने एक बहुत जरूरत है कि इसको समझा जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो वो अपने तौर पे पहुंचे वहां उनसे बातचीत करने के लिए और मरहम लगाने के लिए, जो हालांकि किया है, बहुत कुछ किया गया है इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से, हमेशा हमदर्दी का मलहम वहां पे लगाया गया है। लेकिन अब जरूरत है, जो ये नया सिचुएशन पैदा हुई है, ये बहुत खतरे की घंटी है। जी आप जी। मीनू जी, एक सब्जेक्ट और है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पे अपने संसदीय दल की मीटिंग में गए, तो पहले चल के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, अब आज पुराने सेंट्रल हॉल में ये संसदीय दल की मीटिंग क्यों हुई, इस पे भी जो है कुछ विश्लेषण होना चाहिए। जब तो नई संगोल की राजनीति, नई पार्लियामेंट बन गई थी, तो वो नई संगोल की राजनीति कहाँ गई? ना संगोल दिखाई दिया, न नया पार्लियामेंट दिखाई दिया। पुराने सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई और उसमें पहुंचते ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नतमस्तक हुए, बिल्कुल उसको मत्था टेका और उसके बाद अपनी कुर्सी ग्रहण की। और इन्हीं के लोग कहते हैं कि संविधान बदलना जाना चाहिए, आउटडेटेड हो गया है, समय हो गया है। आरक्षण पे भी कई सवाल उठे और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, इन 4-5 स्टेटों में आपने देखा किस तरीके से संविधान को बचाने के लिए मुहिम चली, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए। ये बहुत साफ हो गया कि अगर ये सरकार आएगी तो ये आरक्षण खत्म कर देगी।
तो अब तो सरकार ये दोबारा 3.0 में मोदी सरकार आ गई है, गठबंधन में है एनडीए के, कुछ गठबंधन की जो मान्यताएं हैं उनको उनको पूरा करना पड़ेगा, कुछ उसकी बंदिशें हैं जिसमें वो चलेगी। तो क्या संविधान को बदलने की कवायद जो मोदी जी ने की थी, क्या उसको वो छोड़ देंगे, एक बात। और दूसरी बात, आरक्षण को लेकर ये सरकार कभी भी सजग नहीं थी। ईडब्ल्यूएस कोटे में तो 10% आरक्षण लाई, वो सिर्फ अपर कास्ट के लिए था, उसमें एसटी एसटी ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं था। और प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन की बिल्कुल बात ही नहीं करती है, वहां तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलेगा, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट कमाना है, स्टॉक मार्केट बढ़ाना है। तो ये सारे परिवेश में प्राइवेटाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरीके की निजीकरण की पॉलिसीज ये सरकार पिछले 10 साल से लेती आई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कितना ये मानेगी और कितना उसको बचा पाएगी, इसके बारे में जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मीनू जैन जी। जी, देखिए मोदी जी जो वहाँ संविधान को उठा के और वो नमन कर रहे थे, ढोंग कहूंगे मैं तो इसको, जो ढोंग कर रहे थे, तो देखिए अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको जो नुकसान होना था संविधान को लेके वो हो चुका है, जनता बहुत जागृत हो चुकी है। और जो कि बताया जा रहा है, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं और विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि दलितों को एक बहुत जबरदस्त एप्रीहेंशन हो गया था इस बात से कि ये संविधान बदलेंगे और ये हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो उसके नतीजे में इवन कहा, मतलब जो मोटे तौर पे अनुमान आए हैं कि इवन मायावती के वोटर्स ने भी अपनी लॉयल्टी को छोड़ के इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। और उसी का नतीजा है कि आज यूपी में इतनी भारी संख्या में संख्या आई है इंडिया गठबंधन की। तो देखिए संविधान का तो मसला ऐसा है, संविधान उसके साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। देखिए जो आपने अभी भी गठबंधन का सवाल उठाया, ये सीधे सीधे संघवाद से जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने संघवाद की जो धज्जियां अपने कार्यकाल में उड़ाई हैं वो किसी से छिपी नहीं है। भाई आर्टिकल 1 कहता है हमारा कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और मोदी जी कहते हैं कि इंडिया इज ए यूनियन, सेंटर में सब कुछ है जो कुछ है। उन्होंने यूनियन वर्ड को ही उड़ा दिया, जबकि सेंटर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जहां भी इस्तेमाल हुआ है यूनियन बताया गया है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह का कोई वर्ड हमारे संविधान में नहीं बताया गया है कि सेंटर। यूनियन का मतलब कि यूनियन बीच में, ऐसा नहीं कि केंद्र बिंदु सरकार रहेगी, केंद्र की सरकार, और उसके चारों तरफ वो घूमेंगे राज्य, ऐसा नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा है कि एक तरीके की एक माला है, गोल सर्कल है, उसमें चारों तरफ राज्य है और वो यूनियन है, उनको बांधे रखना है, केंद्र का काम ये है। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है, जिस तरीके से राज्यपालों की भूमिका रही है, जीएसटी को लेके यूनिलैटरली अपने आप डिसीजन लेते थे और उनको तड़फा तड़फा के हिस्सा देते थे। मनरेगा में आपने देखा होगा किस तरीके से ममता बनर्जी को आना पड़ा, लॉकडाउन का निर्णय लिया, कोई किसी स्टेट से किसी से नहीं पूछा गया, कोई किसी भी तरीके का कोई निर्णय, कोई भी निर्णय हो। इवन जो आपने आरक्षण की बात की, लेटरल एंट्रीज होने लगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे आपके यहाँ नियुक्तियां चल रही हैं। और जो राहुल गांधी के सॉरी ये जो कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में आया कि 30 लाख नियुक्तियां, 30 लाख रिक्तियां हैं, मतलब पद खाली पड़े हैं, और आपने हर चीज के ऊपर बैन लगाया हुआ है कि ऐसी सरकार में तो कोई रिक्तियां ही नहीं है, लोग बच्चे परेशान हैं। उसका नतीजा, उसका आक्रोश भी है इसमें शामिल, एक कारण नहीं है जो इनकी सीटें घटी है। तो आपने संघवाद पे जब आप प्रहार कर रहे हैं, तो आप जो ये जो जिनके साथ आपने सरकार बनाई है वो तो दो क्षेत्रीय दल है, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं दो, आप कैसे उनके साथ सामंजस्य बैठा पाएंगे? पहले तो आपका अहंकार ही नहीं बैठाने देगा सामंजस्य, और दूसरे ये कि आप उनकी सुनेंगे ही नहीं, और सुनेंगे तो आपका अहंकार आड़े आएगा। तो ये तो अभी आने वाले समय में ये तो देखने वाली बात होगी कि मोदी जी किस तरीके से कुछ सबमिसिव होते हैं या नहीं, कुछ अकोमोडेट करते हैं नहीं, कितनी उनके अंदर ह्यूमिलिटी के साथ पेश आएंगे या नहीं आएंगे। मुझे तो ऐसा कुछ उनके व्यवहार में आज तो नजर आया नहीं। तो क्योंकि जिस तरीके से 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, उससे वो समझ में आया कि उनको तो अभी भी लगता है कि मेरे बगैर ये देश चल नहीं सकता, इसीलिए मुझे दोबारा प्रधानमंत्री चुना गया। रही आपकी पुराने भवन की बात, ये बात मैंने भी सबसे पहले ट्वीट भी किया था कि नया भवन पनौती है क्या मोदी जी को लगता है?
कि मेरे लिए शुभ नहीं है। हो सकता है क्योंकि मोदी जी तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। इनके हैं 2 तांत्रिक, उनमें एक जैन भी है तांत्रिक, इसलिए मुझे पता है। तो वो जो मोदी जी तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, एक ब्लैक कलर का बैंड बांधे रखते हैं हाथ में, राइट हैंड में, आप देखिएगा। तो हो सकता है उन्हीं पंडितों ने बताया हो कि आपके लिए ये शुभ नहीं है भाई नया भवन, क्योंकि नया भवन बनने के बाद पुराने भवन के अंदर आपकी एनडीए की बैठक होना पहली, ये बात गले नहीं उतरती है। जो आपने जिस लिए बनाया था, और एक संजय हेगड़े ने ट्वीट भी किया था कि भाई जिसने भी दिल्ली को बसाने की कोशिश की दोबारा से वो नष्ट ही हो गया। तो हो सकता है मोदी जी ने पढ़ लिया हो वो ट्वीट, तो बिल्कुल बिल्कुल उनको लगा हो कि भाई पूरा